हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। एसडीसी क्लासेस पर मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंदर एक ऐसे सिंड्रोम, एक ऐसी डिजीज के बारे में आप सभी के साथ मैं जानकारियां शेयर करूंगा जो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे अगर देखा जाए कि सर वैश्विक स्तर पर ये चर्चा का विषय बनी क्यों हुई है, तो उसका कारण है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस डिजीज के ऊपर हाल ही में पिछले महीने कुछ रिसर्च की गई है और रिसर्च करने के बाद में इस बीमारी के बारे में बहुत सारी चीज़ों की खोज की गई है। सो इस सेशन के अंदर वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है या आपकी लाइफ, आपके जीवन से भी रेलिवेंट है। सो देखिए, SIDS या जिसको हम कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, या हिंदी में जिसको कहा जा सकता है सर अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम। वैसे तो नाम से आपने एस्टिमेट लगा लिया होगा, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि सर देखिए SIDS के अंदर होता क्या है। इस डिजीज के अंदर हाल ही में मान लीजिए किसी भी शिशु का जन्म हुआ है तो जन्म के ही कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसा कोई साफ साफ सिम्टम भी डॉक्टर को नहीं दिखता है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है या ऑपरेशन से हुआ है, इन सब से भी कोई रेलिवेंसी नहीं है। अगर बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है तो भी ये सिंड्रोम के अंदर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं बच्चे के साथ में। सो अभी जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के बाद जो कंक्लूजन आया है उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ के होने के ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा खतरा किसको होता है। एक तो उन बच्चों को होता है जिनका जो जन्म है वो समय से पहले हो गया है, यानी कि जनरली एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के बाद में बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी होती है। सो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस टाइम पीरियड से 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन पहले ही जन्म हो जाता है। सो एक तो उन बच्चों को इस डिजीज़ के होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, और एक वो बच्चे जिनका जन्म हुआ है और जन्म के समय पे जिनका वज़न कम है, जन्म के समय पे नॉर्मल जो वेट होता है उस वेट से जिनका भी वज़न कम है। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रिसर्च हुई है उसने बताया इन दोनों ही प्रकार के बच्चों में ये सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सो अब इसके बाद में इसके कारण क्या हैं, जो रिसर्च अभी हाल ही में हुई है उसके अंदर इसके कारण बताए गए हैं। एक एंजाइम को इस सिंड्रोम का कारण बताया गया है, जिस एंजाइम का नाम क्या है, ब्यूटेरिल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। ये एंजाइम है जिस एंजाइम के कारण ये सिंड्रोम आपका होता है। ऐसा बताया गया है कि इस एंजाइम का लेवल जो होता है बच्चे के जन्म के बाद में एकदम से कम हो जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रिसर्च की गई थी ना, लगभग 600 बच्चों पे उन्होंने रिसर्च किया था। सो उन बच्चों के ऊपर रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा कि जिस जिस बच्चे की भी इस सिंड्रोम से डेथ हुई है, जिस बच्चे की भी इस सिंड्रोम से मृत्यु हुई है, उनके जन्म के जस्ट बाद ये जो आपका एंजाइम है, इस एंजाइम का लेवल कम पाया गया। तो इस आधार पे उन्होंने ये कारण आपको बताया है। इसके बाद इस सिंड्रोम के बारे में अगर चर्चा की जाए कि सर ये जो आपका सिंड्रोम है इसके लक्षण क्या क्या हैं। सर बच्चे के अंदर, वैसे तो देखो उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई लक्षण आपको दिखे, एकदम से बच्चा सो रहा है और वो उठेगा ही नहीं, इस प्रकार से भी हो जाता है। फिर भी उन्होंने कहा कि जो लक्षण उन्होंने अभी देखे जा सकते हैं बच्चे के अंदर, या ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनके होने के बाद आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार है तो आपको जल्दी ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या आप तेज़ आवाज़ लगा रहे हो और उसके बाद ही बच्चा कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो भी इसके सिंड्रोम के होने का भय है। अगर बच्चे को दस्त लगे हुए हैं तो भी हो सकता है, या बच्चा दिन में 4 से कम बार अगर पेशाब करे तो भी इस सिंड्रोम के होने का भय होता है। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ होती है कि उसकी नाभि के पास में, बच्चे की नाभि के पास में अगर लाल दाग है या नाभि के पास में कहीं पे पस आपकी जमा हो गई है तो भी इस सिंड्रोम के होने के लक्षण सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सो ये तो आपको लक्षण मैंने बता दिए, इस सिंड्रोम को कैसे पहचाना जा सकता है। बाकी ये जो एंजाइम मैंने आपको बताया, तो इस एंजाइम के बारे में मैं आपको ये फंक्शन भी बता देता हूँ कि सर ये एंजाइम बच्चे की बॉडी में करता क्या। देखिए, ये जो एंजाइम होता है ना, ये बच्चे को उसके वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि बच्चा कहीं पे लेटा हुआ है, सो रहा है, आपने पास जाकर के आवाज़ लगाई, तो आपने जैसे ही आवाज़ लगाई तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर ये एंजाइम रिलीज होता है, और रिलीज होकर के बच्चे को प्रतिक्रिया करने के लिए क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि अपने एटमॉस्फेयर, अपने आसपास में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं तो बच्चे तक उसके सेंसेशन पहुंचाने का काम ये करता है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो आप कितनी भी तेज आवाज़ से बच्चे को बुलाते रहिएगा, बच्चा आपकी बातों का रिएक्शन नहीं देगा। यानी कि हम कह सकते हैं सर बच्चा जो वातावरण, अपने एटमॉस्फेयर के प्रति जो रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया देता है, उसके लिए एंजाइम ये रेस्पॉन्सिबल होता है सर, ये वाला। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है सर कि
ये जो एंजाइम होता है ये कम क्यों होता है, इसका कम होने का कारण क्या है? इसका कम होने का कारण जो अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिसर्च हुआ उन्होंने बताया है कि अगर गर्भकाल के दौरान अगर बच्चे की माता पिता जो हैं, बच्चे की माँ जो है वो स्मोकिंग करती है, अगर गर्भकाल के दौरान अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग किया जाता है तो इस सिंड्रोम के होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। सो स्मोकिंग से इफ़ेक्ट आपके बच्चों पर भी इस प्रकार से पड़ सकता है। अब ये जो एंजाइम होता है ना, अगर कंक्लूजन के तौर पे हम देखें तो हम साफ साफ ये कह सकते हैं सर, ये एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना उसका अहम हिस्सा है। हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है सर, तंत्रिका तंत्र, उसका अहम हिस्सा है। अब आप कहोगे सर नर्वस सिस्टम भी तो हमारी बॉडी के अंदर सर 3 प्रकार का होता है, आपने भी हमें सिखाया हुआ है कि सर 3 प्रकार का नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स के अंदर बटा होता है सर। एक सेंट्रल होता है, केंद्रीय जिसको कहा जाता है, एक पेरिफेरल होता है सर, परिधीय जिसको कहा जाता है, और एक ऑटोनोमस होता है सर जिसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। सो सर ये किसका अहम हिस्सा होता है? देखो तो प्यारे बच्चों, जो आपका ये एंजाइम होता है ये हमारे जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है ना, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उसका एक बहुत ही जरूरी अंग, बहुत ही जरूरी भाग होता है। सो ये करता क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं ना, जितनी भी सर अनैच्छिक अभिक्रियाएं, जितने भी अनैच्छिक कार्य होते हैं, यानी कि जो हमारी इच्छा से नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर अपने आप मेंटेन होते हैं, उन सारे के सारे सर एक्शंस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और सर अगर ये सिंड्रोम हो जाता है तो ये एंजाइम कम हो जाएगा सर, ये सारी चीज़ें हमारी मेंटेन नहीं हो पाएंगी और उसके बाद क्या होता है, चाइल्ड की अचानक से डेथ हो जाती है। सो प्यारे बच्चों, ये आपका था सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अब हमारा टॉपिक, हमारा विषय था सर भारत के अंदर इस सिंड्रोम की क्या पोजीशन है, भारत के अंदर इस सिंड्रोम की क्या स्थिति है सर। सो मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको 2019 के अंदर इस सिंड्रोम के ऊपर जो सबसे पहली बार आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, सो भारत के अंदर प्रति 1000 बच्चे जिन्होंने जन्म लिया था 2019 में, उनमें से 32 बच्चों की डेथ जो थी वो इसी सिंड्रोम के कारण हुई थी। यानी पर 1000 चिल्ड्रंस 32 चिल्ड्रंस वर डेथ बाय दिस सिंड्रोम, यानी इस बीमारी से हर 1000 बच्चों में 32 बच्चों की मृत्यु हुई थी। अब ये ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये ज़्यादा है प्यारे बच्चों ब्रिटेन वगैरह के अंदर। ब्रिटेन के अंदर अगर मैं आपको इसके रेट बताऊँ तो वहाँ पर 1000 बच्चों पे 200 बच्चों की मृत्यु होती है इस सिंड्रोम से। तो भारत के अंदर बहुत बड़ा चिंता का विषय अभी नहीं है, क्योंकि 2019 में जो भारत के अंदर इसके रेट थी आज भी लगभग वही रेट है। बट अभी हमारी चर्चा का, अभी हमारे एग्जाम्स के लिए डिस्कस करने का विषय क्यों बना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रिसर्च की गई थी उसके बाद में इसके ऊपर हमें बहुत सारे कंक्लूजन्स दिए गए। सो मैंने वो सारे के सारे कंक्लूजन्स आपके सामने इस सेशन में डिस्कस किए। सो चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।